गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट्स को सुप्रभात, नमस्कार। हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि जो नए वीडियोज़ है उनकी आपको अपडेट मिलती रहे। हम जो हमारा एमडीएस यूनिवर्सिटी से संबंध हमारा महाविद्यालय है और इसमें जो एमडीएस यूनिवर्सिटी में बीए फर्स्ट ईयर में जो बुक है उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी। इस पर हम विस्तृत चर्चा कई दिनों से कर रहे हैं। आज हम पिछला जो अध्याय हमारा था उदारवाद का प्रकार था, कल वाला अध्याय, और उसमें हमने परंपरागत उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद की क्या की थी, चर्चा की थी। आज हम जो उदारवाद के दो प्रकार है, मैंने बता दिया आपको। उसमें हम पहला जो लेसन था उसमें हम जो उदारवाद के प्रकार है उसमें जो पहला प्रकार था उसे नकारात्मक उदारवाद, परंपरागत उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली है। आज हम जो उदारवाद का प्रकार का दूसरा रूप है जिसे सकारात्मक उदारवाद, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत या आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद। हमने जब परंपरागत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद पढ़ा था तो उसने कहा था कि व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, परंतु हम यहाँ पर ये सकारात्मक उदारवाद पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम जो वो बात आएगी जनहित वाली, तो वहाँ पर हम राज्य के हस्तक्षेप की बात करेंगे। ये बात ध्यान देने वाली है, इस बात का ध्यान रखना है। 19वीं सदी के मध्य तक उदारवाद है वो हमने पढ़ा था कि उदारवाद है। इस उदारवाद का प्रचलन कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था इसका उद्भव। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक, कब तक? 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये उदारवाद है ये किस में रहा? अपने परंपरागत या अपने जो नकारात्मक या अपने शास्त्रीय रूप में रहा, परंतु मध्य 19वीं शताब्दी के बाद में इसमें क्या हो गया? परिस्थितियों के अनुरूप इसमें क्या हो गया? बदलाव हो गया। 16वीं शताब्दी में जो शुरुआत हुई थी वो वहाँ से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये उदारवाद है ये परंपरागत, शास्त्रीय और नकारात्मक रूप में चलता रहा, परंतु 19वीं शताब्दी के मध्य से परिस्थितियों के अनुरूप उदारवाद भी क्या हो गया? क्योंकि परिस्थितियां बदल गई इसलिए उदारवाद में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और वहाँ से हम ये सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत या आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद ये एक ही है, इसका अध्ययन करने लग गए। मतलब उदारवाद में परिस्थितियों के अनुरूप क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और इसे ही क्या कहते हैं? सकारात्मक उदारवाद कहते हैं। 1860 तक अधिकांश उदारवादी लोकतंत्र और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करते थे, लेकिन इस समय तक परिस्थितियां कुछ तो परिवर्तित हो गई थी और उसमें क्या हो गया था? तेजी से परिवर्तन हो गया था और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाने के कारण जो निर्धन वर्ग है वो सिर्फ क्या हो गया? श्रमिक वर्ग ही हो गया। तो 19वीं शताब्दी में नकारात्मक उदारवाद पर आधारित स्वतंत्र पूंजीवादी आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के गंभीर परिणाम देखने को मिले। 19वीं शताब्दी में जो ये परंपरागत उदारवाद थे इसके हमारे को जो परिणाम है वो देखने के मिले, किसमें? आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में। पूंजीवाद की प्रगति ने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जिसके पास बेचने के लिए सिर्फ क्या था? सिर्फ श्रम शक्ति थी। इस नकारात्मक या परंपरागत पूंजीवाद ने एक ऐसे वर्ग को, एक नया वर्ग पैदा कर दिया जो क्या था? सिर्फ श्रमिक वर्ग था, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या थी? श्रम शक्ति थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। तो इसके कारण क्या हो गया? ये एक बहुत बड़ी समस्या है वो हो गई थी। पूंजीवाद के विकास के कारण इस वर्ग के शोषण एवं अत्याचार बढ़े और अनेक उदारवादी लेखकों ने, और इसके कारण इस श्रमिक जो वर्ग था इसकी क्या हुई? इस श्रमिक वर्ग है इसका क्या हुआ? शोषण हुआ। और इसके कारण विभिन्न जो विद्वान थे, विभिन्न जो राजनीति शास्त्री थे, उसने इसकी क्या की? आलोचना की। और इस जो परंपरागत उदारवाद है इसकी आलोचना करने वालों में जो है वो है कार्लाइल, जॉन रस्किन, कार्लाइल है, जॉन रस्किन है, कार्लाइल है, जॉन रस्किन है, विलियम मॉरिस है, ये ऐसे विचारक है जिन्होंने परंपरागत उदारवाद की क्या की? आलोचना की। और उन्होंने वो इसकी ओर ध्यान खींचा कि जो ये पूंजीपति है ये मजदूरों का क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं, ये शोषण कर रहे हैं। तो ये विचारक है कार्लाइल है, जॉन रस्किन है, विलियम मॉरिस है, सेंट साइमन है, चार्ल्स फूरियर है। इन सब ने है वो क्या किया था? इनकी आलोचना की थी। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आज हम सकारात्मक उदारवाद का जो दर्शन है इसके जो विचारक है वो कौन कौन से हैं? तो सकारात्मक उदारवाद के जो दर्शन हमारे को जॉन स्टुअर्ट मिल,
J.S. मिल। पूछ ले सकारात्मक उदारवाद है उसके प्रमुख विचारक या प्रमुख दर्शन शास्त्री कौन कौन है, तो J.S. मिल, T.H. ग्रीन, T.H. ग्रीन है, अर्नोल्ड है, होबाउस है, अर्नोल्ड है, होबाउस है। कल हमने पढ़ा था जब परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद के जो 9 सिद्धांत पढ़े थे हमने प्रोफेसर होबाउस के किस उदारवाद शीर्षक से उदारवाद बुक में ही लिखे थे इसने। होबाउस है, रिचे, हॉब्सन, लास्की, रिचे है, हॉब्सन है, लास्की है। ये वो विचारक है जिनके विचारों में हमारे को क्या देखने को मिलता है, सकारात्मक उदारवाद, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत या आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद। इन विचारकों के कौन, जॉन स्टुअर्ट मिल है, T.H. ग्रीन है, अर्नोल्ड है, होबाउस है, रिचे है, हॉब्सन है और लास्की। ऐसे विचारक है जिनके विचारों में जो सकारात्मक उदारवाद है उसका दर्शन देखने को मिलता है। अब संक्षेप में हम सकारात्मक उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे कि जो सकारात्मक उदारवाद है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। अब सकारात्मक उदारवाद है इसकी विशेषताएं, सकारात्मक, इन विचारकों का ध्यान रखना कि सकारात्मक उदारवाद है या दर्शन है, इसके प्रमुख विचारक है या इनके विचार किन विचारकों के विचारों में देखने को मिलते हैं, तो जॉन स्टुअर्ट मिल है, T.H. ग्रीन है, अर्नोल्ड है, होबाउस है, रिचे है, हॉब्सन है और हेराल्ड लास्की है। अब आज हम ये जो सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत या आधुनिक जो जनतंत्रात्मक उदारवाद है इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सकारात्मक उदारवाद ने राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानते हुए, हमने पढ़ा था जो नकारात्मक उदारवाद है उसने राज्य को क्या माना था, आवश्यक बुराई माना था। इसने राज्य को आवश्यक बुराई न मानते हुए, इतना परिवर्तन हो गया इसमें। जिस नकारात्मक उदारवाद ने राज्य को आवश्यक बुराई माना था, जबकि इसने क्या माना है कि राज्य आवश्यक बुराई नहीं है। किसने, सकारात्मक उदारवाद ने। सकारात्मक उदारवाद ने राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानते हुए एक नैतिक तथा कल्याणकारी संस्था के रूप में, इसने राज्य को माना कि राज्य आवश्यक बुराई नहीं है, राज्य क्या है, नैतिक संस्था है। राज्य क्या है, नैतिक संस्था है, राज्य कल्याणकारी संस्था है। राज्य में रहकर ही राज्य के नागरिकों का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो इसके विचारों में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया और जो ये कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत आ गया कि राज्य आवश्यक बुराई नहीं है, राज्य एक वो नैतिक संस्था है जिसमें कल्याणकारी राज्य है उसका क्या होता है, कल्याणकारी राज्य उसका निवास होता है, या राज्य के नागरिकों का कल्याण किस में होता है, राज्य नामक संस्था में होता है। तो इसके इस विचार में जो परंपरागत उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता था, इसमें क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। दूसरा है राज्य तथा स्वतंत्रता में विरोध नहीं देखा गया। पहले हम अध्ययन कर रहे थे परंपरागत में, तो वो व्यक्ति के अधिकारों का जो बात कर रहा था, हम स्वतंत्रता उसको सीमित कर रहा था, परंतु यहाँ पर क्या है, अब परिवर्तन हो गया है। राज्य तथा स्वतंत्रता, अब ये बोल रहे हैं कि राज्य तथा स्वतंत्रता में, राज्य तथा स्वतंत्रता में विरोध नहीं है। जहाँ परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद में राज्य तथा स्वतंत्रता में विरोध पाया जा रहा था, परंतु यहाँ पर विरोध नहीं है। राज्य तथा स्वतंत्रता में विरोध नहीं देखा गया, अपितु राज्य को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माणक माना गया। जबकि यहाँ पर राज्य को स्वतंत्रता के लिए क्या माना गया है, निर्माणक माना गया कि राज्य ही व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी निर्माण करने वाली क्या है, संस्था है। तो इसमें क्या आ गया, उदारवाद में जो ये इसका रूप है इसमें परिवर्तन आ गया। स्वतंत्रता सकारात्मक है तथा इसके राज्य के माध्यम, ये बोल रहा है कि जो स्वतंत्रता है वो क्या है, सकारात्मक है। स्वतंत्रता है वो सकारात्मक है और ये इसको राज्य के माध्यम से ही क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ परंपरागत उदारवाद हम अध्ययन कर रहे थे, शास्त्रीय उदारवाद में या नकारात्मक उदारवाद में, वो बोल रहे थे कि राज्य की वजह से, राज्य आवश्यक बुराई है और इसकी वजह से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें क्या आ रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो रही है। परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता बोल रही है कि स्वतंत्रता सकारात्मक है और राज्य ही वो माध्यम है या राज्य ही वो संस्था है जिसमें निवास करके ही क्या पाई जा सकती है, स्वतंत्रता पाई जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है राज्य समाज सुधारक तथा कल्याणकारी कार्यों द्वारा स्वतंत्रता तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक बन सकता है। ये कहता है कि राज्य समाज सुधारक है,
राज्य क्या है? राज्य समाज सुधारक है। कौन मानता है? जो उदारवाद का दूसरा रूप है, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। राज्य समाज सुधारक है तथा राज्य समाज सुधारक है तथा राज्य अपने जो कल्याणकारी कार्य है, इन कार्यों के माध्यम से, कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से स्वतंत्रता को बनाए रखता है। स्वतंत्रता को क्या करता है? बनाए रखता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि राज्य समाज सुधारक है तथा कल्याणकारी, अपने राज्य के काम क्या है? लोगों का कल्याण करना। इन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसको क्या करता है? बनाए रखता है तथा व्यक्तित्व के विकास में, और उन नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में ये क्या बन जाता है? सहायक बन जाता है। व्यक्तित्व के विकास में राज्य नामक जो संस्था है वो सहायक है और वो अपने नागरिकों के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। राज्य का काम समाज का क्या करना है? सुधार करना है, और कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से स्वतंत्रता को क्या करना है? बनाए रखना है। राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण तथा नियोजन, ये बोल रहे हैं कि राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण तथा नियोजन किया जाना चाहिए। नियंत्रण तथा नियोजन किया जाना चाहिए। हमने जब परंपरागत या नकारात्मक या शास्त्रीय उदारवाद का अध्ययन किया था, उस समय हमने क्या किया था कि अर्थव्यवस्था इसको क्या कर दो? स्वतंत्र कर दो। जबकि सकारात्मक या कल्याणकारी जो राज्य का सिद्धांत है, या आधुनिक जो जनतंत्रात्मक उदारवाद है, ये क्या कहता है कि राज्य को अर्थव्यवस्था पर क्या करना चाहिए? नियंत्रण और नियोजन करना चाहिए। तभी राज्य के नागरिकों का क्या होगा? विकास होगा। राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण तथा नियोजन है वो किया जाना चाहिए। अगला है वो समाज में। हमने जब उदारवाद का पढ़ा था तो उसने क्या, परंपरागत उदारवाद ने क्या कहा था कि क्रांति के द्वारा परिवर्तन होना चाहिए, परंतु ये क्या कर रहा है? समाज में जो परिवर्तन है, समाज में जो परिवर्तन है वो क्रमिक रूप से धीरे धीरे होना चाहिए। समाज में जो परिवर्तन है वो क्रमिक रूप से धीरे धीरे, समाज में जो परिवर्तन है वो क्रांति से नहीं बल्कि कैसे होना चाहिए? क्रमिक रूप से होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। मतलब सुधार के कार्य है वो क्या होने चाहिए? धीरे धीरे होने चाहिए। समाज में परिवर्तन है वो क्रांति द्वारा नहीं बल्कि क्रमिक विकास के द्वारा ही आ सकता है। क्रमिक विकास के द्वारा, कोई क्रांति से है वो समाज का विकास नहीं होता है। समाज का विकास करने के लिए क्या होगा? धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे सुधार होगा, क्रमिक रूप से क्या होगा? विकास होगा। अगली विशेषता है वो है सामाजिक परिवर्तन लाने का सर्वोत्तम साधन है वो संसदीय प्रजातंत्र है। समाज में परिवर्तन लाने का जो सर्वोत्तम साधन है वो क्या है? संसदीय प्रजातंत्र है या संसदीय लोकतंत्र है। ये क्या कहता है कि समाज में अगर परिवर्तन लाना है, समाज में अगर सुधार लाना है, तो उसके लिए जो सर्वोच्च शासन प्रणाली है वो क्या है? संसदीय प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तो ये कहता है सामाजिक परिवर्तन लाने का सर्वोत्तम अगर कोई साधन है तो वो क्या है? संसदीय प्रजातंत्र है। अगली विशेषता है राज्य की शक्ति पर अंकुश रहना चाहिए तथा ये असीमित नहीं होनी चाहिए। राज्य की जो शक्ति है, राज्य के पास जो शक्तियाँ हैं वो क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। ये सीमित राज्य की बात करता है कौन? सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। तो राज्य की शक्तियाँ वो क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। राज्य की शक्तियाँ वो क्या नहीं होनी चाहिए? असीमित नहीं होनी चाहिए। राज्य वो निरंकुश नहीं होना चाहिए, ऐसी बात करना चाहिए। तो राज्य की शक्ति पर क्या होना चाहिए? अंकुश रहना चाहिए। और संसदीय प्रजातंत्र में राज्य की शक्तियों पर क्या होता है? अंकुश होता है, क्योंकि संसदीय प्रजातंत्र में शासन वो क्या होता है? उत्तरदायी होता है। वो जनता के प्रति शासन है, क्या होता है? उत्तरदायी शासन होता है, उसमें उत्तरदायित्वपन पाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। शासन की शक्ति सीमित होनी चाहिए, वो असीमित नहीं होना चाहिए। शासन की शक्तियों पर क्या होना चाहिए? अंकुश होना चाहिए, ताकि राज्य क्या नहीं कर सके? राज्य वो मनमर्जी नहीं कर सके। अगली जो इसकी विशेषता है वो है पूंजीपतियों को राज्य नियंत्रित कर सकता है। ये कहते हैं कि जो पूंजीपति है राज्य में जो पूंजीपति है उनको नियंत्रित कौन करेगा? राज्य ही करेगा।
राज्य में जो पूंजीपति एक वर्ग है, उस वर्ग को नियंत्रित कौन करेगा? राज्य करेगा। कैसे करेगा? राज्य उन पर टैक्स लगाएगा, या राज्य उन पर क्या लगाएगा? कर लगाकर उस टैक्स के पैसे से क्या करेगा? जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चलाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि पूंजीपतियों को राज्य वो नियंत्रित कर सकता है तथा उन पर टैक्स लगाकर समाज कल्याण के लिए या जन कल्याण के लिए क्या कर सकता है? धन एकत्रित कर सकता है। जिस प्रकार से अस्पताल खोलना है, विद्यालय है, इसका संचालन करना है, और भी कोई काम करने हैं, वो किस प्रकार कर सकते हैं? पूंजीपतियों पर टैक्स लगाकर धन का संग्रहण राज्य कर सकता है। तो आज हमने हमारी इस क्लास में जो सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी जो राज्य का सिद्धांत है, या आधुनिक जनतंत्रात्मक भी हम कह सकते हैं, उसकी प्रमुख विशेषताओं का क्या किया, अध्ययन किया है। और विभिन्न विचारकों ने जो परंपरागत उदारवाद है, जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक रही थी, विभिन्न विचारकों ने, कार्लाइल है, जॉन रस्किन है, विलियम मॉरिस, इन्होंने इसकी क्या किया था? इसका विरोध किया था, आलोचना की थी। और ये जो सकारात्मक उदारवाद है, इन प्रमुख विचारकों के जॉन स्टुअर्ट मिल है, टी.एच. ग्रीन है, अर्नोल्ड है, होबहाउस है, रिचे, हॉब्सन और लास्की के विचारों में इस दर्शन का देखने का हमारे को मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आज की हमारी क्लास में हमने सकारात्मक जो उदारवाद है या कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत है, या आधुनिक जो जनतंत्रात्मक उदारवाद है, इसका अध्ययन किया। इसको अच्छी तरह से देख लेना। और हमारी जो पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, उसके जो अध्याय में उदारवाद है, इसका अध्ययन कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।